नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास न्यामों जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा हमारे अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करें खबरें। अभिनव कला संगम ने किया उपवास कार्यक्रम। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के आह्वान पर डालमीनगर स्थित ड्रीम हाउस में अभिनव कला संगम द्वारा गुरुवार की सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उपवास कार्यक्रम किया गया। हम कलाकारों की सुधले सरकार विषय को लेकर उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रणधीर सिन्हा ने की। उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव कमलेश कुमार ने कहा कि पूरा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में अन्य विभागों के अलावा कलाकारों ने भी कोरोना वायरस से बचाव हेतु लॉकडाउन का पालन करते हुए कई माध्यमों से लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया है। सभी जानते हैं कि कला के बिना भारत की पहचान भी संभव नहीं है। जहां लॉकडाउन के बाद से देश के कई कलाकार भुखमरी की स्थिति पर आ गए हैं, वैसे में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कलाकारों के हित में अब तक कोई घोषणा नहीं किया जाना देश में कला का अपमान है। कला के माध्यमों से सामाजिक कुरीतियों व अन्य मुद्दों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम करने वाले थिएटर के कलाकार आज दाने दाने को मोहताज हैं। मुंबई कलाकार भले भी संकट के दौर में परेशान ना हो, किंतु थिएटर कलाकारों व उनके परिजनों की स्थिति सरकार से छुपी हुई नहीं है। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में कलाकारों के हितों के लिए कुछ भी नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा कलाकारों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी। सरकार व शासन को जब जरूरत पड़ी है, कलाकारों ने कला के माध्यम से अपनी आहुति दी है। विषम परिस्थितियों में भी कलाकारों ने सरकार व समाज हित में जो कार्य किए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बावजूद वैश्विक महामारी के दौर में कलाकारों की उपेक्षा बर्दाश्त योग्य नहीं है। देश भर के कलाकारों में इसे लेकर आक्रोश भी है। उपवास कार्यक्रम सरकार को संकेत देने के लिए है। यदि आने वाले दिनों में कलाकारों के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की जाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चिनारी विधायक ललन पासवान ने 6 ग्रामीण सड़कों का किया शिलान्यास। चिनारी विधायक ललन पासवान द्वारा विधानसभा क्षेत्र के 3 सड़कों का शिलान्यास किया गया। विधायक ने बताया कि बिहार सरकार की अनुरक्षण नीति अंतर्गत चिनारी में शिवसागर चिनारी पथ से चंदवा तक, बेदा दर्शनडीहा पथ से मुरलीपुर, खड़ीहा पथ से सुकुही, रायपुर चोर पथ से मडकन, सोनहर से रायपुर चोर पथ एवं घटिकन से रेही गांव तक सड़क निर्माण कार्य को लेकर शिलान्यास कार्य पूरा किया गया। विधायक द्वारा फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर शिलान्यास कार्यक्रम शुरू किया गया। विधायक ने कहा कि चिनारी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए कई योजनाओं के तहत कार्य प्रगति पर है। चारों ओर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पंडुका पुल निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू होने वाला है। टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। क्षेत्र का कोई भी गाँव सड़क से छूटा नहीं रहेगा। भाजपा की बैठक में पीएम के आर्थिक पैकेज की जानकारी घर घर तक पहुंचाने का लिया गया निर्णय। घर घर जनसंपर्क अभियान के शाहाबाद प्रभारी सह भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर सचिन कुमार ने गुरुवार को सासाराम विधानसभा क्षेत्र के गौरक्षणी मोहल्ले में घर घर जनसंपर्क अभियान का आगाज किया। उनके नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए घर घर गए और प्रधानमंत्री की चिट्ठी को आमजनों के हाथों में देकर इसका अध्ययन करने की अपील की। डॉक्टर सचिन प्राध्यापक, छात्र, युवा, लेखक, कवि, कलाकार, व्यवसायी, गृहिणी आदि से मिले और उन्हें अभियान का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सभी प्रवासियों को घर पहुंचने, आर्थिक मदद, भोजन, नाश्ता व अन्य बुनियादी जरूरतें पूरी की गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 3 तलाक को खत्म करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले भी मोदी सरकार द्वारा लिए गए हैं। प्रवासियों को मिला काम, बदल गई जलाशयों की तस्वीर, होगा जल संचय। कोरोना काल में अलग अलग राज्यों में रह रहे मजदूर नौकरी करते थे, लेकिन जब हालत खराब हुई तो किसी तरह अपने गांव लौटे। यहां आने पर मनरेगा के तहत रोजगार मिला। आहर पोखर की सफाई की गई। जलाशयों में पहले से बेहतर जल संचय होने लगा है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब में नौकरी कर रहे प्रवासी अपने गाँव पहुंचे तो इन मजदूरों को मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराया गया।
फिर इनकी मेहनत से गांव के आहर, पोखर, करहा की सफाई हुई। सफाई किए जाने के बाद अब किसानों के खेतों में आसानी से पानी पहुंचेगा व बरसात के पानी का भी संचय होगा, जिससे किसान कृषि कार्य कर सकेंगे। देश के अलग अलग राज्यों में विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के 50,000 से ज्यादा लोग जीविकोपार्जन करने के लिए पलायन किए हुए थे, पर कोरोना महामारी में फैक्ट्री बंद होने के बाद कंपनी द्वारा इनकी सैलरी रोक दी गई, जिससे परेशान होकर 27,000 के करीब लोग अपने अपने गांव लौट आए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन कराने के बाद घर जाने के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन केंद्रों में हैं। अलग अलग राज्यों से लौटे 230 के करीब प्रवासियों में कोरोना संक्रमण की भी पुष्टि हो चुकी है, जबकि 30 उनके संपर्क में आने से पॉजिटिव हो गए हैं। सरकार भी इन प्रवासी मजदूरों को लेकर गंभीर है। फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटेंगे। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। बढ़ते हैं समाचारों की ओर। गर्मी में 4 से 5 घंटे तक की बिजली कटौती से आम जनों की दुश्वारियां बढ़ी। उमस भरी गर्मी में 4 से 5 घंटे तक की बिजली कटौती से आम जनों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। इधर विभाग के कार्यपालक अभियंता का दावा है कि बिजली की कमी नहीं है, तकनीकी दिक्कतों के चलते अनियमित कटौती हो रही है। विभाग का दावा है कि स्थानीय स्तर पर आई दिक्कतों को दूर कर बिजली अधिकतम देने का प्रयास किया जा रहा है। उधर शहर में बिजली की अनियमित आपूर्ति की जा रही है। बिजली के बिना सूचना के कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं, कई तरह के कार्य भी बाधित हो रहे हैं। विभाग का दावा है कि शहरी क्षेत्र में औसतन 22 से 23 घंटे तक की बिजली आपूर्ति की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति भरपूर है। बिजली की कटौती लोकल स्तर पर तकनीकी दिक्कतों के चलती हो रही है। जाहिर है यदि खपत के अनुकूल विभाग को बिजली की आपूर्ति हो रही है तो आपूर्ति की व्यवस्था ही जर्जर है। विभागीय अफसर भी दबी जबान में इसे स्वीकार कर रहे हैं। शहरी उपभोक्ताओं का कहना है कि शहर के विभिन्न इलाकों में औसतन 4 से 5 घंटे तक की बिजली कटौती हर रोज हो रही है। यह बदस्तूर रिहायशी इलाकों में भी जारी है। कई लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। कहना है कि मीटर रीडिंग आधारित बिजली बिल भुगतान के बावजूद बिना सूचना के अनियमित बिजली कटौती की जा रही है। चंदौली एसपी ने दिखाई सख्ती, 45 ट्रकों को किया गया जब्त। बालू के अवैध खनन और ओवरलोडिंग के सवाल पर कैमूर पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो एक दिन की कार्रवाई में 65 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। तो दूसरी तरफ चंदौली एसपी हेमंत कुटियाल ने जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर बालू की ओवरलोडिंग होने पर हर हाल में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ऐसे में सैयद राजा पुलिस ने गुरुवार को बिहार से यूपी सीमा में प्रवेश कर रहे बालू लदे 45 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया। ऐसे में अब बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल 30 जून के बाद से सोन नदी से बालू का खनन रुक जाएगा और फिर स्टॉप बालू से उठाव कर उसकी बिक्री होगी, क्योंकि बरसात के मद्देनजर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण और जलीय जीव को बचाने के लिए यह कदम उठाता है। यही कारण है कि बालू माफिया 30 जून से पहले बेखौफ और धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में नेशनल हाईवे 2 यूपी बिहार कर्नाशा बॉर्डर से लेकर मोहनिया तक जाम लगा हुआ है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकित गरीब बच्चों के एडमिशन की होगी जांच। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत जिले में निबंधित निजी विद्यालयों में नामांकित गरीब बच्चों के एडमिशन की जांच होगी। उनके डॉक्यूमेंट के सत्यापन का आदेश जारी किया गया है। इस बारे में वरीय उप समाहर्ता अमरीश कुमार अमर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण सहित अन्य वरीय अफसरों के साथ मीटिंग करते हुए आरटीई के तहत गरीब बच्चों के नामांकन की जांच का आदेश जारी किया है। जिन पंजीकृत निजी विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब बच्चों का नामांकन हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। बता दें कि निजी
निजी विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब बच्चों के नामांकन और उनके खर्च हेतु सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिले को करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भी अब तक निजी विद्यालयों को गरीब बच्चों के नामांकन के एवज में अनुदान के रुपए नहीं दिए गए हैं। इस मामले में निजी विद्यालयों के प्रबंधक कई बार जिला प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं। बताया गया कि निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन की जांच पड़ताल के बाद ही राशि निर्गत की जाएगी। 2 लाख की लागत से 500 शौचालय का होगा निर्माण। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कैमूर के 149 पंचायतों में 2 लाख की लागत से 500 सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। पंचायतों में बनने वाले सामुदायिक शौचालय का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। जिले में अब तक सिर्फ एक ही पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो सका है, जबकि कुछ पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के कार्य निर्माणाधीन है। बता दें कि पहाड़िया पंचायत के अवसान गांव में ही एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा सका है। उसके बाद सामुदायिक शौचालय निर्माण की रफ्तार काफी सुस्त हो गई है। जानकारी के मुताबिक सभी पंचायतों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा चुकी है। हालांकि सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर विभागीय प्रक्रिया कछुए की चाल से चल रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सभी पंचायतों में जरूरत के हिसाब से 1 या 2 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है, जिसकी लागत 2 लाख रुपए है, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार, 30% राशि राज्य सरकार और 10% की राशि पंचायतों से ली जानी है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त की प्रवृत्ति पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। नवादा की प्रवासी महिला ने ट्रक में नवजात को दिया जन्म। गांव से करीब 200 किलोमीटर दूर एक प्रसूता जो कामगारों के साथ ट्रक में सवार थी, उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। वो पीड़ा से छटपटा रही थी। इतने में जब तक उसे कहीं से मदद मिलती तो कुदरत ने उसे इतनी ताकत और पीड़ा सहने का धैर्य दिया कि उसने ट्रक में ही नवजात को जन्म दे डाला। दरअसल महिला बीते मंगलवार को 65 कामगारों के साथ गोरखपुर से नवादा जिले के लिए चली थी। इसी बीच बुधवार शाम मजदूरों से भरा ट्रक जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुदरा थाना क्षेत्र के अनामिका होटल के पास पहुंचा, ट्रक सवार प्रवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। वह दर्द से कराहने लगी। तब बगैर देर किए प्रवासी कामगारों ने महिला की मदद के लिए तत्काल ट्रक रोका और कुदरा में होटल संचालक से सहयोग की गुहार लगाई। कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंचा और चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराया गया। बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला अभी भी जारी है। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछली न्यूज़ बुलेटिन में पूछे गए सवाल, सीआरपीएफ के सहायक समादेष्टा का क्या नाम है? जिसका सही जवाब है सुभाष चंद्र झा और सही जवाब दिया है रामनाथ, सुनील कुमार वर्मा, अनमोल पुष्कर और तफशीन अहमद ने। आज भी इस न्यूज़ बुलेटिन में इस न्यूज़ में दिखाए गए न्यूज़ से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जिसका आप दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जवाब। तो आज का सवाल है, चिनारी के विधायक ललन पासवान ने कितनी सड़कों का शिलान्यास किया है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 12। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।